बच्चों देखिए, आप जान रहे हैं कि कंटिन्यू मैं हिस्ट्री बायोलॉजी लेकर के चल रहा हूँ और पॉलिटी के मैं जल्दी ही लेक्चर अपलोड करूँगा। एक्चुअली पहले मैं सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी को और हिस्ट्री को कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद में फिर मैं आपका पॉलिटी शुरू करूँगा। और जो लोग बच्चे यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जानते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है, लॉकडाउन में भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसका मतलब तो ये है कि जो आयोग है तो वो किसी प्रकार की देरी नहीं करना चाहता एग्ज़ाम कराने में। तो जैसे ही लॉकडाउन आपका समाप्त होगा तो उसके बाद पूरी प्रक्रिया, एग्ज़ाम की डेट वगैरह वो सब सामने आ जाएगी। फ़िलहाल मैं बात कर रहा था आपसे बायोलॉजी में तंत्रिका तंत्र की, उसमें मस्तिष्क की बात मैं कर चुका था। उसके बाद मैंने संवेदी अंगों की बात शुरू करी थी और उसमें मैंने पहले वाली वीडियो में आपका आइज़ की चर्चा मैं कर चुका था, आँखों की संरचना के बारे में, मतलब आई की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में मैं बात कर चुका था। और आज जो मुझे बात करनी है वो बात करनी है कण के बारे में, मतलब कि कान के बारे में, ईयर के बारे में, ईयर के बारे में। ठीक है, तो यहीं पर जब मैं कान की चर्चा करूंगा तो मैं चाह रहा हूँ साथ साथ मैं आपसे साउंड की बात और कर लूँ, मतलब यहाँ पर मैं आपसे ध्वनि की बातें और कर लूँ। ठीक है, खैर देखिए, मैंने बताया था कि जो हमारे संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंगों की संख्या 5 है, जिसमें हम बात करते हैं आइस की बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं, नोज़ की बात करते हैं, टंग की बात, जीभ की बात करते हैं और एक स्किन, त्वचा की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कान के बारे में। तो देखिए, अगर हम कान की बात करें तो हम तो यही मानते हैं कि भाई कान का काम होता है केवल चीज़ों को सुनना, अर्थात कान हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जो किसी भी भाषा को सुनने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन केवल ईयर का इतना ही काम नहीं है, इसके अलावा एक दूसरा काम भी है और वो काम है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम। संतुलन, जैसे कि हम नॉर्मली साधारण तौर पर सीधे तरीके से खड़े होते हैं, हमारी बॉडी का एक संतुलन है। ये संतुलन बनाने का काम भी कानों का होता है। किस प्रकार से होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। फिलहाल तो ये तो हम जानते हैं कि कान का काम होता है चीज़ों को सुनना, मतलब जो भी भाषा होती है उसे हम सुन पाते हैं तो वो कानों के द्वारा ही सुन पाते हैं। तो उसको सुनने से पहले हम बात कर लेते हैं ध्वनि के बारे में, क्योंकि ध्वनि को सुनने की बात चल रही है तो ध्वनि के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर ध्वनि की बात की जाए कि ध्वनि क्या है, तो देखिए ध्वनि एक तरीके की तरंग है और जिन्हें हम कहते हैं ध्वनि तरंगे। सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं तरंग के बारे में कि तरंग ही क्या होती हैं, वेव ही क्या होती हैं, वेव ही क्या होती हैं, इसको बात कर लें। तो देखिए, साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि तरंग किसी भी माध्यम में एक होने वाला ऐसा विक्षोभ है, एक ऐसा विक्षोभ है जिसके कारण से किसी भी माध्यम के कण जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और डिस्टर्ब का मतलब है कि वो अपने स्थान से हिलने लगते हैं, अपने स्थान पर कंपन करने लगते हैं। तो किसी भी माध्यम में पैदा होने वाला कोई भी ऐसा विक्षोभ जिसके कारण से माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं उसे कहा जाता है तरंग। अभी जो तरंगे होती हैं, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जिन्हें मैकेनिकल वेव कहा जाता है या जिन्हें कहा जाता है यांत्रिक तरंगे, जिन्हें मैकेनिकल वेव कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है यांत्रिक तरंग। और दूसरी जिन्हें कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग या इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसकी मैं बात करूंगा फिजिक्स में, यहाँ पर तो बात नहीं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसमें पूरा हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की, और वहीं पर बात करी जाती है आपकी गामा रेस के बारे में, अल्ट्रावायलेट के बारे में, इंफ्रारेड के बारे में, रेडियो वेव्स के बारे में। तो वो सब तरंगे जो हैं वो किस प्रकार की हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जो प्रकाश को माना जाता है, प्रकाश को अगर हम एक तरंग माने तो प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ यांत्रिक तरंगों के बारे में, क्योंकि ध्वनि तरंग एक तरीके की मैकेनिकल वेव है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है, यांत्रिक तरंग में और विद्युत चुंबकीय तरंगों में? इनमें एक अंतर ये है कि जो ये यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये वो तरंगे हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम ठोस भी हो सकता है, माध्यम द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसी तरंगे कहलाती हैं यांत्रिक तरंग। और ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो निर्वात में भी चल सकती हैं, तो ऐसी तरंगों को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो ये यांत्रिक तरंगे हैं, तो इन्हें चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है इनको चलने के लिए, जबकि इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जिन्हें कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, और साथ साथ लिखते हुए भी चलिएगा,
और दूसरी होती हैं जिन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इन्हें कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसफर वेव्स। तो दो प्रकार की होती हैं तरंगे, एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव जिन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव जिन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। सबसे पहले बात करते हैं भाई अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा कि यांत्रिक तरंगे वो तरंगे हैं जो किसी माध्यम में चलती है। मान लीजिए हमने कोई माध्यम रख लिया, यहाँ पर कोई भी एक पदार्थ, ठोस पदार्थ हमने रख लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई भी एक विक्षोभ पैदा करें, कोई भी किसी प्रकार का विक्षोभ हम इसमें पैदा करें, चोट लगाएं या कुछ भी करें, तो ऐसे में इसमें एक तरंग पैदा होगी। अब मान लीजिए कि हो क्या कि तरंग इसमें पैदा हो और तरंग की दिशा ये हो, तरंग की दिशा ये हो और जो इसके माध्यम के कण हो, ये माध्यम के कण भी तरंग की दिशा में गति करने लगे, यानी माध्यम के कण भी इस प्रकार से इसी दिशा में आगे पीछे गति करने लगे, यहीं पर आगे पीछे गति करने लगे, बिल्कुल तरंग की दिशा में, बिल्कुल तरंग के वेव के पैरेलल अगर गति करने लगे, तो इस प्रकार की तरंग की प्रकृति को कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। और यहाँ पर हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग की, तो सेम ऐसा ही, अगर इसी माध्यम में इस प्रकार की तरंग पैदा हो कि माध्यम के कण इस प्रकार से आगे पीछे गति ना करते हुए बल्कि तरंग के परपेंडिकुलर कंपन करें, अर्थात अगर तरंग चल रही है ऐसे इस दिशा में, तो जो माध्यम के कण हैं वो इस प्रकार ऊपर नीचे गति करें, तो इस प्रकार की तरंग को बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंग। तो सिंपल समझ में आ गया होगा भाई, इसमें जो माध्यम है उसके कण कहाँ पर गति करते हैं, तरंग की दिशा के आगे पीछे, जो तरंग की दिशा होती है उसी की डायरेक्शन में। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, अगर तरंग की दिशा ऐसे है तो माध्यम के कण कैसे गति करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं, ऊपर नीचे। ये एक बड़ा अंतर है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में। अब अनुदैर्ध्य तरंग की अगर बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग। देखिए ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग की, तो इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है जो पानी होता है, पानी की ऊपरी सतह पर, जल की ऊपरी सतह में अगर आप कंकड़ मारते हैं तो कंकड़ मारने के बाद आपने देखा होगा जो जल में ऊपर लहरें पैदा होती हैं उसमें जल ये इस प्रकार से ऊपर नीचे गति करता है, और ये जो तरंगें हैं ये जल की ऊपरी सतह पर ही चलती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं कह सकता हूँ जल की ऊपरी सतह पर चलने वाली तरंग, जल की ऊपरी सतह पर चलने वाली तरंग, इसका एग्जाम्पल है अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है ऊपरी सतह पर चलने वाली तरंग। इसी प्रकार से जो बाध्य यंत्र होते हैं, बाध्य यंत्र जिनमें तार होती है, जिनमें वायर होती है, उन तारों को जब विक्षेपित किया जाता है तो ऐसे में उनमें एक कंपन पैदा होता है जिसमें माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं। तो बाध्य यंत्रों में पैदा होने वाली तरंग भी जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल होती है। कुछ किताबों में आपने पढ़ा होगा कि भाई प्रकाश तरंग जो है वो एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव है। देखिए प्रकाश तरंग जो है वो ट्रांसवर्स वेव नहीं हो सकती, वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ट्रांसवर्स वेव जो है वो कैसी होती है, मैकेनिकल वेव होती है, और इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश तो आपका निर्वात में भी चल लेता है। देखिए सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बीच में कितना ब्रह्मांडीय क्षेत्र निर्वात है, और उसके बावजूद भी प्रकाश यहाँ तक आ जाता है। उसका रीजन है क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग होने के बावजूद भी जो उसके कण हैं वो गति जो करते हैं वो इस प्रकार से ऊपर नीचे गति करते हैं। तो इस विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक प्रकार से ट्रांसवर्स वेव के भांति समझ लिया जाता है, जो कि गलत है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश के चलने की प्रकृति कुछ इस प्रकार से होती है, ट्रांसवर्स वेव की तरह होती है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, प्रकाश कोई ट्रांसवर्स वेव नहीं है, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अर्थात ध्वनि किसी भी माध्यम में जाएगी तो माध्यम के कण आगे पीछे गति करते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है इन्हें चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और ये किसी भी माध्यम में चल सकती है, मतलब ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं, और गैस में भी चल सकती हैं। निर्वात में नहीं चलेंगी क्योंकि इन्हें चलने के लिए तो माध्यम की जरूरत है ही है। अनुप्रस्थ तरंगों के साथ क्या होता है, ये बेहतर तरीके से जो चल पाती हैं, ये किस में चल पाती हैं, ठोस में चल पाती हैं। हालांकि ये जल में चलती तो हैं, द्रव में चलती तो हैं, लेकिन द्रव की ऊपरी सतह पर चलती हैं, जिससे मैंने बताया अभी कि ये जल की ऊपरी सतह पर, ठीक है, तो अंदर नहीं चलती हैं, जल की ऊपरी सतह पर ये चलती हैं। तो फिलहाल ये तो क्लियर हो गया कि ध्वनि तरंग एक प्रकार की कैसी तरंग है, एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। आगे चलते हैं, अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चर्चा को।
अब देखिए, तरंगों में दो चार चीज़ों को आप समझिए, जिसे आम भाषा में हम आवृत्ति कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, आयाम कहते हैं। ये तीन चीज़ें विशेष तौर पे तरंगों से जुड़ी हुई होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, इन्हें हम फिजिक्स में अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहीं ईयर के साथ ये ध्वनि वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, तो उसके लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ आयाम। अब मान लीजिए मैंने कोई ये तरंग यहाँ पर एक बना दी है समझाने के लिए, ये तरंग ऐसे मैंने बना दी। तो देखिए होता क्या है कि भाई माध्यम के कण कंपन तो करते ही हैं। तो ये सबसे पहली बात है तरंग दैर्ध्य क्या होती है। देखिए जब कोई भी तरंग किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण जो होते हैं वो अपने स्थान से विक्षेपित होते हैं। साधारण तौर पर अगर मैं इस स्थिति में समझाऊं तो माध्यम का कण देखिए एक ऊपर गया और नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया। तो इस स्थिति में तरंगों में स्रंग और गर्त की स्थिति बन जाती है। ये जो ऊपर वाला भाग है यह है स्रंग और नीचे वाला भाग यह है गर्त। इसी प्रकार से ये स्रंग और इसी प्रकार से ये गर्त। हालांकि ये स्थिति जो पैदा होती है ये अनुप्रस्थ तरंगों में स्थिति पैदा होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों में जो स्थिति पैदा होती है वो सघन और विरल की होती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ इसके द्वारा भी सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण ऊपर नीचे इस प्रकार से जब गति करते हैं तो ऐसे में स्रंग और गर्त की स्थिति बन जाती है। होता क्या है कि ये जो दो स्रंग हैं या फिर मैं कह दूं दो गर्त, इनके बीच की जो ये दूरी है, ये वाली दूरी, ये दूरी ही कहलाती है वेवलेंथ, या इसे ही कहा जाता है आपका तरंग दैर्ध्य। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैंने एक तरंग ये बना दी और एक तरंग में यहाँ पर ये बना दे रहा हूँ, एक तरंग मैंने यहाँ पर ये बना दी। मैं कहूँ इन दोनों में कोई अंतर है क्या? आप कहेंगे सर अंतर है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर दो सुरंगों के बीच की दूरी जो है वो कम है, यहाँ पर दो सुरंगों के बीच की दूरी ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाली तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है और ये तरंग दैर्ध्य कम है। तो मैं कह सकता हूँ दो सुरंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी जो कहलाती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब बात करते हैं हम अगली आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति को समझना भी आसान है कि आवृत्ति क्या होती है। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा कि दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या होती है, ये होती है तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति क्या है? मान लीजिए कोई तरंग चल रही है, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई तरंग इस प्रकार से चल रही है और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक इस प्रकार से एक बिंदु बना दिया और यहाँ पर मैंने भाई टाइम नोट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये तरंग आगे की ओर चल रही है, मैंने टाइम नोट किया, मैंने देखा कि भैया एक सेकंड में यहाँ से कितनी तरंग दैर्ध्य आगे गुजर गई। मान लीजिए एक सेकंड में तरंग ये यहाँ पर आ जाती है, यहाँ तो आगे कितनी तरंग दैर्ध्य गुजर चुकी हैं? दो तरंग दैर्ध्य गुजर चुकी हैं। तो इसे मैं साधारण तौर पर क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई दो तरंग दैर्ध्य प्रति सेकेंड, दो तरंग दैर्ध्य प्रति सेकेंड। नॉर्मली इसे जो मापा जाता है वो मापा जाता है हर्ट्ज में। तो ये हो गया आपका 2 हर्ट्ज। अर्थात किसी भी एकांक समय में किसी माध्यम के कण कितना कंपन कर जा रहे हैं, यही चीज़ दर्शाती है आवृत्ति। जो मैंने एक साधारण एग्जांपल से समझाया कि मान लीजिए कोई तरंग गति कर रही है तो उसमें तरंग दैर्ध्य तो होगी, ये भी तरंग दैर्ध्य, ये भी तरंग दैर्ध्य। हमने एक सेकंड का समय लिया और एक सेकंड में कितनी तरंग दैर्ध्य आगे गुजर गई, ये चीज़ किसको बताएगी? आवृत्ति को बताएगी। 2 गुजरी हैं तो 2 आवृत्ति है, 2 हर्ट्ज से। ऐसे ही अगर 10 होती है तो 10 आवृत्ति ज़्यादा हो जाती। किताबों में हम पढ़ेंगे तो हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि भाई एकांक समय में किसी माध्यम के कण, जिस माध्यम में तरंग गति करती है उस माध्यम के कण एकांक समय में कितना कंपन करते हैं, वो जितना कंपन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। लेकिन एक विशेष तौर पर आप ये बात देखिए, अगर किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो उसे गुजरने में भी ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन में आवृत्ति कम हो जाएगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद बेहतर तरीके से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, मैं देखिए दो तरंगे बना रहा हूँ। ये 2 तरंग की संरचना है। एक मैंने बनाई है यहाँ पर, ये एक मैंने बना दी ये, और एक मैंने बनाई है यहाँ पर ये, और यहाँ पर मैंने 2 बिंदु बना दिए। मान लीजिए दोनों ही तरंगें चल रही हैं और हमने दोनों को 1-1 सेकंड का समय दिया। एक सेकंड में आप सोचिए कि यहाँ से ये गुजर जाती है इतना, ये, और ये गुजर जाती है इतना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कम ही तरंग दैर्ध्य पार हुई है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा तरंग दैर्ध्य पार हुई है। इसका मतलब इसकी आवृत्ति ज़्यादा है। जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसकी आवृत्ति ज़्यादा है, लेकिन जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसकी आवृत्ति कम है। अर्थात जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उस माध्यम के कण
एकांक समय में कम कंपन करेंगे, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उस माध्यम के कण एकांक समय में ज़्यादा कंपन करेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक इन्वर्स संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य को हम दर्शाते हैं लैम्डा से, और आवृत्ति को हम n से भी दर्शाते हैं या फिर न्यू से भी दर्शाते हैं, इसको न्यू से भी दर्शाते हैं। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि भाई जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति और इसमें इन्वर्स संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। फिलहाल एक चीज़ और है आयाम। आयाम क्या होता है? तो मैंने कहा जब किसी माध्यम में तरंग गुजरती है तो ऐसे माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि माध्यम का कण अपनी मुख्य अक्ष से जितना ऊपर जाता है या जितना नीचे जाता है उसे कहा जाता है आयाम। ये जो है ये आपका आयाम है, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसी कहते हैं हम आयाम। तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और आयाम क्या होता है। अब इसको हम जोड़ते हैं थोड़ा सा ध्वनि के साथ। जो ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगों में ये तीनों ही चीज़ हमें देखने को मिलेंगी, तरंग दैर्ध्य भी होगी, आवृत्ति भी होगी और आयाम भी होगा। तो देखिए ये जो ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें, इन ध्वनि तरंगों को आवृत्ति के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। एक होती है जिन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव, दूसरा होता है जिन्हें कहा जाता है सोनिक वेव, और एक होता है जिसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक को हिंदी में कहते हैं अपश्रव्य तरंगे, सोनिक वेव इन्हें कहा जाता है श्रव्य तरंगे, और अल्ट्रासोनिक वेव इन्हें कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो देखिए ये तीन प्रकार की तरंगे होती हैं, हमने आवृत्ति के आधार पर इनको बांटा है। क्या अंतर है इनमें? हमने कहा कि भाई जो 20 हर्ट्ज से, मतलब 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम है, 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगे हैं वो सब होंगी अपश्रव्य तरंगे, और जो श्रव्य तरंगे हैं उनमें हमने रखा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाली तरंगों को हमने क्या कह दिया, से ज़्यादा वाली तरंगों को हमने कह दिया पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव। ऐसा विभाजन क्यों किया गया? ये एक तरीके से हमारे ईयर को लेके ही किया गया है। एक्चुअली हर एक जानवर में, हर एक जीव में जो ईयर होते हैं उनकी अलग अलग क्षमता होती है। हमारी एक क्षमता है, हम हर एक ध्वनि को नहीं सुन सकते। हमारे कानों की क्षमता होती है कि हम कुछ खास फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनियों को ही सुन सकते हैं, और वो ध्वनियाँ हैं आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि। यानी हम जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही सुन सकते हैं। हमारे जो ईयर के कोचलिया वाले भाग में जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होते हैं उनकी क्षमता यही होती है कि हम इसे ही सुन सकते हैं। इसी के कारण से इसे क्या कहा रखा गया है, श्रव्य तरंगों में रखा गया है। फिलहाल थोड़ी थोड़ी बातें अगर मैं इन पे करूं तो सबसे पहली बात है अपश्रव्य तरंगों के बारे में। देखिए जो ये अपश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा कम है। सिंपल सी बात है, जब आवृत्ति कम होगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, मतलब इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होगी, इनकी तरंग दैर्ध्य काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है और आवृत्ति कम होती है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है क्योंकि ये किसी बड़े स्रोतों से निकलते हैं, जो बड़े स्रोत होते हैं। बड़े स्रोतों का मतलब जैसे ज्वालामुखी, इसी प्रकार से जैसे हम बात करते हैं भूकंप की बात करें, तो जो बड़े स्रोत होते हैं उनसे जो निकलने वाली ध्वनि तरंगे होती हैं वो बहुत ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं, जिनके कारण से उनकी आवृत्ति कम होती है, और आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो पृथ्वी के अंदर हलचल होती हैं तो उनसे, क्योंकि बड़े स्रोत हैं तो उनसे निकलने वाली जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम वाली, अर्थात इंफ्रासोनिक वेव। हम नहीं सुन पाते इन्हें, लेकिन जो पक्षी होते हैं, जो जीव होते हैं, उनकी क्षमता हमारे कानों से ज़्यादा होती है, अर्थात वो 20 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनियों को सुन लेते हैं। और यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की जब कोई घटना होती है तो इस प्रकार से पक्षी या जीवों को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ इस प्रकार से हुआ है, और ऐसे में उनमें एक हलचल देखी जाती है। और हलचल के कारण से जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं तो ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि भाई किसी न किसी घटना का पक्षियों को पहले पता चल जाता है। तो होता क्या है, कोई हलचल होती है, उसके 2-3
दिन बाद में सुनामी की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि एक प्रोसेस में टाइम लगता है। हल चलाने के बाद में सुनामी पैदा होने के बाद में सुनामी जब समुद्र के मध्यवर्ती भाग से बाहर की ओर आती है तो उसमें कुछ समय लगता है, और इसलिए हम कहते हैं कि भाई पक्षियों को, जीवों को पहले ही पता चल गया था। वो पहले पता क्या चला था, मैंने बता दिया कि वो छोटी से छोटी आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को भी ये इस प्रकार से पक्षी वगैरह सुनने में सक्षम होते हैं। हम जो सुन पाते हैं, हम किनको सुन पाते हैं? इन श्रव्य तरंगों को सुन पाते हैं। अगली होती है आपकी पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। आवृत्ति ज़्यादा हुई तो सिंपल सी बात है, इनकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो बहुत कम होती है। मतलब इनकी प्रकृति इस प्रकार से देखने को मिलेगी, इस प्रकार की ध्वनि तरंगे होंगी जिनकी तरंग दैर्घ्य तो बहुत कम है लेकिन आवृत्ति इनकी बहुत ज़्यादा है। ये जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं, इनका प्रयोग काफ़ी चीज़ों में किया जाता है। बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे शरीर में ऊतक होते हैं, ऊतक मतलब जैसे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं, तो उन अंगों की जानकारी को जानने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करा जाता है। आपने नाम सुना होगा एक मेडिकल टर्म में अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का ही मतलब है पराश्रव्य। तो होता क्या है कि बॉडी में अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ी जाती है और उससे पता लगाया जाता है कि हाँ किसी शरीर के किसी भाग में पथरी है या नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग जो है वो आपका चिकित्सा में भी किया जाता है। इसके अलावा इन्हीं प्रकार की तरंगों का प्रयोग चमगादड़ करती है अपना विचरण करने में या चलने में। चमगादड़ कंटिन्यू अपने अंदर से क्या निकालती है? पराश्रव्य तरंगे निकालती है, और ये जब पराश्रव्य तरंगे सामने से टकरा करके लौट के दोबारा से चमगादड़ तक पहुंचती हैं तो ऐसे में चमगादड़ को अनुभव होता है कि सामने कोई ना कोई प्रतिरोध उपस्थित है, कोई ना कुछ सामने है, और ऐसे में चमगादड़ अपना रास्ता बदल लेती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ही चमगादड़ चल पाती है। और ये जो पराश्रव्य, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, डॉगों को सिखाने के लिए एक सीटी आती है, इसे गाल्टन सीटी कहते हैं। इसका नाम होता है गाल्टन सीटी, इसे कहते हैं गाल्टन सीटी। गाल्टन सीटी है, ये गाल्टन विसिल होती है, इसका प्रयोग करा जाता है कुत्तों को सिखाने के लिए। तो ये जो गाल्टन सीटी होती है ये भी अल्ट्रासोनिक वेव पर आधारित होती है, इससे भी अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है। मैंने फिर से बताया कि पशु पक्षियों की क्षमता मानव से अलग होती है, वो अनेक प्रकार की आवृत्तियों की ध्वनियों को सुनने में सक्षम होते हैं। अच्छा, पराश्रव्य तरंगों का एक इफेक्ट और देखने को मिलता है, वो ये देखने को मिलता है कि इनमें आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण से इनमें कंपन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये कोई स्रोत ऐसा हो जहाँ से पराश्रव्य ध्वनि तरंग निकल रही हो तो ऐसे में कंपन होगा, दरवाज़ों में कांच होगा तो विंडो में कंपन होगा, और इसके कारण से हमारे हार्ट वगैरह पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि थोड़ी घबराहट पैदा होती है। काफ़ी बार हम कहीं जाते हैं, हम कहते हैं भाई डर लग रहा है, कोई ना कोई यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कोई भूत वगैरह हो या कुछ हो। तो ये जो डर लगता है, ये डर लगने का रीज़न भी अल्ट्रासोनिक वेव को ही माना जाता है। कहीं कहते हैं भाई जहाँ चमगादड़ होती है वहाँ भी डर लगता है, ठीक है, ऐसे लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ भूत वगैरह या इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जहाँ चमगादड़ वगैरह होती हैं वहाँ पर पराश्रव्य तरंगे निकलती हैं। पराश्रव्य तरंगे निकलने के कारण से एक हृदय में एक डर सा बनता है, एक कंपन होता है पूरी बॉडी में, और साथ ही साथ विंडो से भी इस प्रकार की आवाज़ वगैरह आने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न माना जाता है, साइंस एक मानता है कि जहाँ पर पराश्रव्य तरंगे होती हैं वहाँ पर एक तरीके की निगेटिविटी सी बन जाती है और इंसान को डर लगता है। खैर, तो ये मैंने बात करी इंफ्रासोनिक वेव के बारे में, सोनिक वेव के बारे में और आपका अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अभी मैं कान पे चर्चा करूंगा, मैंने सोचा थोड़ा सा पहले ध्वनि तरंगों के बारे में आपको बता ही दूं अच्छे से। हालांकि ये टॉपिक तो फिजिक्स का है, फिजिक्स में पढ़ा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी जो ध्वनि होती है उस ध्वनि में कुछ गुण होते हैं। जैसे ध्वनि का एक प्रमुख गुण होता है जिसे कहते हैं प्रबलता। प्रबलता इसे लाउडनेस कहते हैं, अर्थात कोई भी ध्वनि कितनी तेज होगी, कोई भी ध्वनि कितनी तेज होगी ये किस पर निर्भर करता है? उसकी लाउडनेस पर निर्भर करता है। ध्वनि में तेजी कितनी होगी ये निर्भर करता है उसकी प्रबलता पर। बात यह है कि प्रबलता किस पर निर्भर करती है? प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। ये ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाउडनेस, ध्वनि की लाउडनेस किस पर निर्भर करती है? निर्भर करती है आयाम पर। आयाम जितना ज़्यादा होगा, मैंने भी बताया आयाम क्या होता है, जो कोई तरंग होती है तो मुख्य अक्ष से जो कंपन करके कण ऊपर तक जितना जाता है या नीचे तक जितना जाता है ये कहलाता है आपका आयाम। ये जो भी है ये कहलाता है आपका आयाम। आयाम जितना ज़्यादा होगा ध्वनि में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? प्रबलता होगी, लाउडनेस होगी। एक दूसरा गुण होता है जिसे कहते हैं तारत्व, इसे कहते हैं पिचनेस। पिचनेस का मतलब ही होता है पतलापन।
तो ये जो तारत्व गुण होता है ये आवाज़ के पतलेपन को दर्शाता है, कितनी आवाज़ पतली है, कितनी मोटी है। जैसे पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। बच्चों में जाओगे तो बच्चों में तो और ज़्यादा पतली आवाज़ होती है। तो ये जो ध्वनि का गुण होता है तारत्व, ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी तारत्व उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। और फ्रिक्वेंसी मैं बता चुका हूँ कि किसी भी तरंग के द्वारा जो माध्यम में एकांक समय में माध्यम के कणों में होने वाला कंपन है वो कहलाता है आवृत्ति। कितना ज़्यादा कंपन कर रही है तरंग, तो जितना ज़्यादा ध्वनि तरंग में कंपन होगा, आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसमें पिचनेस होगी, पतलापन होगा। सबसे ज़्यादा अगर पिचनेस की हम बात करें, सबसे ज़्यादा होती है बच्चों में। और बच्चों में भी जो एक तरीके से मैं कह दूं, आपका जो छोटी बच्ची होती हैं उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा पिचनेस होती है। उसके बाद जो छोटा बच्चा होता है उसमें, और उसके बाद हम महिलाओं की बात करते हैं। पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ साथ पिचनेस कम होती चली जाती है, अर्थात आवृत्ति जो है वो घटनी शुरू हो जाती है, और जिससे आवाज़ मोटी होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है वो आप ये ध्यान रखिएगा। हमें जो बात करनी है, अगला गुण है, एक होता है गुण जिसे कहा जाता है आपका तीव्रता। तो तीव्रता जो गुण है, मतलब ध्वनि में कितनी इंटेंसिटी होती है, ये भी प्रबलता के जैसा ही होता है। जैसे प्रबलता होती है, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, उसी प्रकार से ध्वनि में जितनी ज़्यादा प्रबलता होती है, जितनी ज़्यादा लाउडनेस होती है, उतनी ही तीव्रता होती है। जितनी तेज ध्वनि होगी वो उतनी ही दूर तक पहुँचती है। एक अन्य गुण और होता है जिसे गुणता कहते हैं। गुणता देखिए एक ऐसा गुण है कि ऐसी ध्वनि जिनका आयाम भी समान हो और जिनकी आवृत्ति भी समान हो, मतलब दोनों चीज़ समान होने के बाद भी अगर दो लोग बोलें एक आवृत्ति से और एक आयाम से, तब भी उनकी ध्वनि में एक अंतर होगा। वो अंतर जो नेचर ने उनको दिया है, ये जो अंतर होता है ध्वनि के इस गुण को ही कहा जाता है गुणता। अगर मैं कह दूं जो आवाज़ पहचानी जाती है वो गुणता के आधार पर ही पहचानी जाती है। तो ये कुछ ध्वनि तरंगों के बारे में था। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और अब मैं चर्चा करूँगा आपसे कान के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कान के बारे में। तो सबसे पहले कान का हम चित्र बनाएंगे, साथ साथ आप भी चलेंगे बनाते हुए। तो देखिए कान में एक तो सबसे पहले जो हमें रियल में बाहर से दिखाई देता है वो होता है ये वाला भाग, बाहर वाला भाग। ठीक है, ये वाला बाहर वाला भाग। और ये जो बाहर वाला भाग होता है इसे कहा जाता है पिन्ना। हम तो इसे ही कान समझते हैं, इसे कहा जाता है पिन्ना। इसके बाद में इस कान के अंदर एक कैनाल होती है, मतलब एक श्रवण नाल होती है। इसे कहते हैं श्रवण नाल, या इसे ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये जो श्रवण नाल होती है, श्रवण नाल के बाद में आगे लगा हुआ होता है एक पर्दा। ये एक लगा हुआ होता है पर्दा, साथ साथ बनाते हुए चलिएगा, जिसे कहा जाता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, या मैं कह सकता हूं कान का पर्दा। इसे कान की साधारणतः झिल्ली कहा जाता है, कान का पर्दा। ये जो कान का पर्दा होता है, इसके बाद में आगे इससे जुड़ी हुई होती हैं तीन हड्डियां यहां पे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये तीन हड्डियां होती हैं, 1 2 और ये 3 हड्डियां होती हैं। जो इस पहली वाली का नाम है ये होती है मेलियस, इसे कहते हैं मेलियस। ये जो है इसे कहते हैं इनकस, और इस वाली का नाम होता है स्टेपिस। तो 3 हड्डियां होती है कान में, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ध्यान रखिएगा ये इनकी आकृति कुछ अलग प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले बात करूं, ये मेलियस ही होती है। मेलियस देखने में कुछ इस प्रकार से होती है। मैं यहाँ पर ये जो मेलियस होती है, मेलियस देखने में हथौड़े की तरह होती है, जैसे हथौड़ा होता है,
ये इस प्रकार से होती है हथौड़े की तरह, तो इसलिए इस मेलियस को हैमर भी कहा जाता है या इसे हथौड़े जैसी हड्डी भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दूसरी होती है इनकस। इनकस रकाब कह रहा हूँ आपका इनविल की तरह होती है। इनविल आपने देखा होगा, जो मोची होते हैं, मोचियों के पास में वो जिसपे लोहे का बना हुआ होता है, जिसपे जूता रख के वो ठीक करते हैं, तो उसे बोला जाता है निहाई। निहाई, ठीक है, ये इसे कहते हैं इनविल। तो ये इनविल की तरह होती है, निहाई की तरह होती है। और तीसरी होती है स्टेपिस। और ये जो स्टेपिस हड्डी होती है ये ऐसे होती है, मतलब जैसे जो घोड़ों के पाँव में लगाया जाता है ना धातु का, रकाब इसे कहते हैं, रकाब। रकाब, तो ये रकाब की तरह होती है। तो ये तीनों हड्डियां ध्यान रखिएगा, इन्हें अलग अलग नाम से आना जाता है। मेलियस जो होती है उसे हैमर कहा जाता है, इनकस जो होती है उसे निहाई या इनविल कहा जाता है, और स्टेपिस को क्या कहा जाता है, रकाब कहा जाता है। ये तीन हड्डियां होती हैं, और ये जो तीनों हड्डियां होती हैं, ये तीनों हड्डियां एक कैनाल में बंद होती हैं। मतलब इस तरीके से एक यहाँ से एक कैनाल होती है, ऐसे ये यहाँ से बना दे रहा हूँ मैं, यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, हड्डी का नाम, ये मेलियस, और ये इनकस है बीच वाली। तो ये इस तरीके से एक कैनाल होती है, ये, ठीक है। इसके बाद में ये भी छोड़ दीजिए, ये वो वाली कैनाल होती है जो हमारे सीधे यहाँ पर हलक में खुलती है। आपने देखा हो कान में काफ़ी बार दवाई डाली जाती है, तो वो कान से सीधे दवाई कहाँ पर आ जाती है, गले में आ जाती है। तो वो गले में जो आती है वो इसी कैनाल से होती हुई आती है। इसके बाद आगे की संरचना क्या होती है, आगे इस प्रकार से एक और कैनाल होती है, ठीक है, यहाँ पर एक कैनाल होती है, इसमें एक द्रव भरा हुआ होता है। इस कैनाल का नाम होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, एक तरीके से इसे अर्धचंद्राकार कैनाल भी कहा जाता है, ये होती है। और इसके बाद में यहाँ पर एक इस प्रकार से जैसे मच्छरों को मारने वाली मोटीन आती है, उसी प्रकार की एक संरचना होती है, ऐसे ये एक ऐसी संरचना होती है। और इस संरचना के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, यहाँ पर एक तरल भरा हुआ होता है, और इस संरचना को कहा जाता है कर्णावृत। इसे कहा जाता है कोचलिया, कोचलिया कहा जाता है, इसे कहा जाता है कर्णावृत, या इसे कहते हैं कोचलिया, ठीक है। तो देखिए हमने कान के पूरी संरचना को देखा। ये बाहर वाला जो भाग होता है इसमें इस प्रकार की संरचनाएं बनी हुई होती हैं, इसे कहा जाता है पिन्ना। दूसरा होता है ये श्रवणनाल होती है, और ये होता है एक टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं कान का पर्दा। तो ये जो तीन भाग हैं, अर्थात पिन्ना हो गया, और ये ऑडिटरी कैनाल यानी जहाँ से ध्वनि अंदर जाती है, और ये जो है आपका कान का पर्दा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, इन तीनों को कहा जाता है आपका बाह्य कान। ये वाला भाग जो होता है इसे आउटर ईयर कहते हैं, इसे आउटर ईयर कहते हैं, या इसे कहा जाता है बाह्य कान। इसके बाद में यहाँ से लेकर के, यानी जो ये एक कैनाल बनी हुई है और उसके साथ ये जो तीन हड्डियाँ हैं, इनको मिलाकर के ये जो बनता है, ये वाला बीच वाला भाग, इसे कहा जाता है मिडल ईयर, मिडल ईयर या मध्य कान। और यहाँ से लेके सेमी सर्कुलर कैनाल से लेके अंदर कोचलिया वाला भाग जो कहलाता है, ये कहलाता है इनर ईयर या आंतरिक कान। तो देखिए कान के तीन पार्ट होते हैं, एक जो हमें बाहर से दिखाई देता है जो पिन्ना कहलाता है, तो एक होता है बाह्य कान जिसमें तीन अंग होते हैं, एक होता है पिन्ना, एक होता है श्रवणनाल, एक होता है कान का पर्दा। दूसरा होता है जिसे मिडिल ईयर कहा जाता है, मध्य कान। इसमें आती हैं ये हड्डियां मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस को कहा जाता है हैमर, इनकस को कहा जाता है निहाई या इनविल, और स्टेपिस को कहा जाता है रकाब। इसके बाद में आता है आंतरिक कान, इसमें बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल की, और एक बात करते हैं कोचलिया की। अब चर्चा करते हैं एक एक अंग के बारे में, कान के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पिन्ना के बारे में। क्या काम होता है पिन्ना का? देखिए हम अपने पिन्ना को हिला नहीं पाते हैं,
आपने देखा होगा कि हम अपने कानों को कभी भी हिलाते नहीं हैं, इस पिन्ना भाग को हिलाते नहीं हैं, लेकिन हम देखें अगर जानवरों में या गाय भैंस या कुत्ते जो होते हैं उनमें क्या होता है, जिस साइड से ध्वनि आती है वो उस साइड को, अपने कान को, पिन्ना वाले भाग को उधर ही घुमा लेते हैं। अगर पीछे से कोई आवाज़ आएगी तो वो अपने पिन्ना वाले भाग को इस ओर घुमा लेते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो कान होता है वो कीप के समान तो होता है, उनके कानों में संरचना नहीं पाई जाती, जो ये संरचना बनी हुई होती है। और देखिए ये संरचना भी हर एक के कानों की अलग अलग होती है, ये भी एक तरीके से जीनों पर निर्भर करती है। कानों की संरचना में सभी के कानों की संरचना अलग अलग होती है, इनमें सिमिलैरिटी नहीं होती है। जिस प्रकार से हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार से सभी के कानों की इन संरचनाओं में भी भिन्नता होती है। तो इसका तो बहुत बड़ा फायदा है पिन्ना का। पिन्ना का ये फायदा होता है कि कहीं से भी ध्वनि तरंगे आए, ये बड़े पैमाने पर उन ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके श्रवण नाल में भेज देती है, अर्थात कान के अंदर उसका प्रवेश करवा देती है। हम कहें अगर ये पिन्ना वाला भाग ना हो तो इसका कोई नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। अगर ये भाग नहीं होगा तो इस कंडीशन में हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ध्वनि तरंगे कान के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से अब ध्वनि तरंगे अंदर की ओर जाती हैं, यहाँ से ध्वनि तरंगे अंदर की ओर जाती हैं और ये होता है श्रवण नाल, जिसे ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। देखिए जो श्रवण नाल है इसमें एक ग्लैंड भी पाई जाती है यहाँ पर, जिसे का नाम होता है सेरुमिनस ग्लैंड, जिसे कहा जाता है सेरुमिनस ग्लैंड। एक्चुअली ये जो सेरुमिनस ग्लैंड है, ये इसका एक फायदा ये होता है, अच्छा एक ध्यान रखेगा, ये जो ग्लैंड है ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और ये क्या निकालती है, ये एक ईयर वैक्स निकालती है, ईयर वैक्स निकालती है, मतलब एक चिकना सा पदार्थ निकालती है। ये ग्लैंड ये अवस्थित होती है इस श्रवण नाल में। तो इससे जब ईयर वैक्स निकलता है, एक चिकना पदार्थ निकलता है, तो वो चिकना पदार्थ निकल करके यहाँ पर जमा हो जाता है। इसके जमने से क्या होता है कि जब ध्वनि तरंगों के साथ साथ, वायु के साथ साथ कुछ अंदर धूल वगैरह के कण जाते हैं, तो ऐसे में ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है कान का, ईयर वैक्स जो होता है, ये इसको क्या कर लेता है, चिपका लेता है, जिससे ये धूल वगैरह के कण आपके कान के पर्दे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका फायदा ही होता है, और इसी को हम मैल के रूप में जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमें ज़्यादा कानों की सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम अगर किसी ग्लैंड को अगर हम ज़्यादा एक्टिव करते हैं तो ऐसे में उसके द्वारा होने वाला सिक्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब कंटिन्यू हम इस ईयर वैक्स को किसी भी स्टिक से निकालने की कोशिश करेंगे और हम इसको रोज़ निकालेंगे तो ऐसे में ज़्यादा ईयर वैक्स बनेगा। और अगर ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया तो ये भी हो सकता है कि ईयर वैक्स यहाँ से निकल करके कान के बाहर आना शुरू हो जाए, और जब ऐसे में आएगा तो ऐसे में कान बहने लगता है, ये एक तरीके की डिसीज़ बन जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा कानों की सफाई भी करना बेहतर नहीं होता है, नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। खैर, तो ये होती है श्रवण नाल। श्रवण नाल में मैंने बताया एक सेरुमिनस ग्लैंड होती है जो ईयर वैक्स निकालती है, इस ईयर वैक्स का भी फायदा है। बाकी श्रवण नाल के द्वारा यहाँ से ये सीधी जितनी भी ध्वनि तरंगे होती हैं जाती हैं कान के पर्दे पर। जब कान के पर्दे पर पहुँचती है तो कान का पर्दा कंपन करता है। जब कान का पर्दा हिलना शुरू करता है तो ये कंपन यहाँ से सीधा पहुँचता है मेलियस तक, मेलियस में कंपन होता है, फिर इनकस में कंपन होता है, और फिर होता है स्टेपिस में कंपन। इन हड्डियों में कंपन होने के कारण से ये जो ध्वनि होती है इसमें काफ़ी तीव्रता आ जाती है, मतलब ये उसको 20 गुना तक बढ़ा देती हैं, ये हड्डियाँ बढ़ा देती हैं। उसके बाद ये यहाँ से कंपन सीधा प्रवेश करता है इस कोचलिया वाले भाग में, और यहाँ से कंपन जो है वो इस द्रव के माध्यम से होते हुए हमारे कोचलिया तक पहुँच जाता है। अब होता क्या है, कोचलिया में छोटे छोटे ऐसी छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिन्हें आर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं, जिन्हें आर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं। आर्गन ऑफ कॉटी की संख्या लगभग 30,000 होती है, लगभग 30,000 आर्गन ऑफ कॉटी ऐसी संरचना पाई जाती है। हर एक आर्गन ऑफ कॉटी अलग अलग आवृत्ति की ध्वनि के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे ये ध्वनि तरंगे अंदर प्रवेश करती हैं तो अलग अलग आर्गन ऑफ कॉटी इसे ग्रहण कर लेते हैं, इस तरंगों को ग्रहण कर लेते हैं, और यहाँ से इन कंपनों को फिर भेज दिया जाता है तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। ये चली जाती है हमारे मस्तिष्क में, और मैं कहूँ मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है कानों को, वो करता है टेम्पोरल। यहाँ पर होता है टेम्पोरल। अगर मस्तिष्क की संरचना आपने नहीं समझी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने मस्तिष्क को समझाने की कोशिश की है। तो मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे कहते हैं टेम्पोरल, और ये टेम्पोरल सुनने के लिए ही उत्तरदायी होता है,
क्योंकि कानों के जितने भी संकेत हैं वो मस्तिष्क के टेम्पोरल वाले भाग तक ही पहुंचते हैं। तो ये पूरी सुनने की एक प्रक्रिया है, यहाँ से होते हुए ध्वनि तरंगें और मध्य भाग से होते हुए अंदर कोचलिया तक पहुँचती हैं और यहाँ पर आर्गन ऑफ कोटी होती हैं जो इन ध्वनि तरंगों को ग्रहण करती है। ये काम तो हो गया सुनने का। दूसरा काम होता है बैलेंस बनाने का। एक्चुअली ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। ये लिक्विड जो है वो हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। मान लीजिए मैं इधर की ओर झुक रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो लिक्विड है इस लिक्विड का बैलेंस ऊपर नीचे होगा और ऐसे में मेरे माइंड को ये पता चल जाएगा कि हाँ शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। आपने देखा होगा काफ़ी बार हम घूमते हैं तो घूमने के बाद में हमें कुछ देर तक चक्कर आने लगते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। जब हम घूमते हैं तो जो हमारी ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती है इसके अंदर का लिक्विड भी घूमने लगता है। वो लिक्विड जब तक घूमता रहेगा जब तक आपको चक्कर ही आते रहेंगे। तो इसलिए यही कारण होता है घूमने के कुछ देर बाद तक भी हमें चक्कर आते हैं। उसका रीज़न होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। चूँकि ये एक कान का भाग है, इसी के कारण से कानों को हमारे शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है कि कानों के कारण से ही हमारे शरीर का एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन इन कान के कारण से नहीं, बल्कि अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके कारण से ये बैलेंस बना हुआ होता है। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। आपने देखा होगा जो घर में बूढ़े बाबा होते हैं या दादी होती हैं तो उनको सुनने की क्षमता कम हो जाती है। उसका एक बड़ा रीज़न क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जो हड्डियाँ होती हैं ये हड्डियाँ टाइट होने लगती हैं। ये बहुत ज़्यादा जब टाइट होने लगती हैं तो ऐसे में इनमें कंपन होना भी कम हो जाता है और जैसे जैसे इनमें कंपन होना कम हो जाता है तो ऐसे में ये ज़्यादा आवर्धित नहीं कर पाती ध्वनि तरंगों को। और जैसे जैसे ध्वनि तरंगें कम आवर्धित होती हैं वैसे वैसे हमें सुनाई भी बहुत कम देता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो कम होनी शुरू हो जाती है हमारी सुनने की क्षमता, उसका मेन रीज़न होता है इन हड्डियों में होने वाला उम्र के साथ एक परिवर्तन। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मशीन का प्रयोग करने लगते हैं। मशीन के कारण से जो काम इन हड्डियों का होता है वो काम क्या करती है, वो मशीन करती है, वो उस ध्वनि तरंगों को आवर्धित करना शुरू कर देती है। तो ये पूरी मैंने आपसे जो चर्चा की है वो कान के बारे में चर्चा की है। और ध्यान रखना यहीं से एक कैनाल जो है ये सीधी कैनाल कहाँ पर खुलती है, हमारे गले में खुलती है। कान में अगर कुछ दवाई वगैरह डाली जाती है तो वो गले तक पहुँच जाती है, उसका रीज़न होता है यही कैनाल। अच्छा, एक दो चीज़ और ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं हमारे कान बंद हो जाते हैं, उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न ये होता है कि ये जो कैनाल है ये नियंत्रित करती है प्रेशर को, दाब को। कैसे नियंत्रित करती है? पहाड़ों पर ऊपर जाने पे दाब कम होता है, ये तो आप जानते होंगे। ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होता है, प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे ऊपर लगने वाला वायु का भार कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे बाहर का दाब कम होना शुरू हो जाता है, तो जैसे जैसे दाब कम होगा, बाहर का दाब कम होगा, तो ये जो कान का पर्दा है ये बाहर की ओर आना शुरू हो जाता है। सोचिए यहाँ पर दाब कम हो गया, बाहर दाब कम है बाहर, तो ये दाब यहाँ कम होने के कारण से और बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो ये पर्दा बाहर की ओर आना शुरू हो जाएगा, ऐसे बाहर की ओर। और जब ये पर्दा बाहर की ओर खींचेगा और कोई व्यक्ति कोई बोलेगा और ध्वनि तरंग कान के अंदर जाएगी, तो ये जो कान का पर्दा है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये अच्छे से कंपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर वाले प्रेशर ने इसे बाहर की ओर धकेल रखा है, क्योंकि बाहर जो दाब है वो कम है। ऐसे में हमें सुनाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम नीचे आते हैं उसके बाद में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या होता है, ये अपनी स्थिति में आ जाता है, ये कान का पर्दा। तो देखिए, ये मैंने आपसे आज चर्चा करी ध्वनि तरंगों के साथ साथ, वेव के साथ साथ आपका कान की संरचना के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल में फिर से कहूँगा, आप जल्दी ही जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक अच्छी बात आपके लिए है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं जल्दी आपके लिए यूपी पीसीएस की प्रैक्टिस क्लासें लेकर के आऊँगा और रोज़ वो क्लासें मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, अब क्योंकि टाइम है तो ऐसे में मैं आपके लिए काफ़ी कुछ कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, कर भी रहा हूँ मैं आपका। और दूसरी बात, जो लोग केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो जोशी जी ने केमिस्ट्री क्लास शुरू की है, कल से ही शुरू हुई है। आप केमिस्ट्री क्लास भी जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जल्दी ही एक नए टीचर आपके साथ जो है यूट्यूब चैनल पर जुड़ने वाले हैं, जो आपको विविध वाला पोर्शन करवाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।